नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और 5 के पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वादे के मुताबिक ठीक 5 बजे हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं गुलिस्तान न्यूज पर 5 का पंच लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में क्या कुछ उस वक्त चल रहा है, क्योंकि बात खास तौर पर हम जम्मू कश्मीर की करते हैं। बात करेंगे पूरे देश की कि देश भर में आज कौन सी सुर्खियां बनी रही खास तौर पर और किस पर हमारी नजर थी, जो आपका बताना जरूरी है और आपसे सीधा सीधा सरोकार वो खबर रखती है। बात सरहद के उस पार की भी करेंगे, क्योंकि चीन और पाकिस्तान इस वक्त मुद्दा बना हुआ है और वो मुद्दा क्या है खास तौर पर 5 के पंच में हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपके एरिया में कौन सी डेवलपमेंट होगी और कौन सी डेवलपमेंट आप चाहते हैं। फिलहाल आप बने रहिएगा 5 के पंच प्रोग्राम में ठीक के 1 घंटे और सारी खबर आपके सामने होंगी। लेकिन शुरुआत 5 बजे की 5 बड़ी खबरों से करते हैं जो ट्रेंड कर रही हैं इस वक्त, और वो बतानी आपको बेहद जरूरी है। सबसे पहले जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो है सदन के बाहर की, यानी संसद के बाहर की। सदन के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में आज भी हंगामा बरपा हुआ था। बात थी उन सांसदों को लेकर जिन्हें निलंबित कर दिया गया, यानी अब वो सदन के अंदर नहीं होंगे। 12 सांसद थे जिनको लेकर आज विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई बातें कही हैं वेंकैया नायडू के सामने, सभापति के सामने, और उन्होंने कहा है कि उनको वापस आने दिया जाए। लेकिन वेंकैया नायडू साहब ने अगस्त का हवाला दिया कि इससे पहले भी ऐसी कार्रवाई होती रही है और मैं दिल से नहीं चाहता कि ऐसी कार्रवाई करूं, लेकिन संसद के अंदर गरिमा को तार तार नहीं करने दिया जाएगा। और उसी बात को लेकर जब हमने देखा, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं खास तौर पर जो हमारी रिपोर्टर लेकर आए आपके लिए, ये तस्वीर सदन के बाहर की है जब विपक्षी पार्टी लगातार प्रदर्शन करती रही, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हुए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, साथ ही साथ टीएमसी के सांसद और कांग्रेस के सांसद प्रमुख रूप से शामिल हुए। मांग थी कि अलोकतांत्रिक तरीके से सदन के बाहर उन्हें रखा जा रहा है और ये मांग थी कि सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है खास तौर पर किसानों के मसले पर, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कृषि बिलों की वापसी का ऐलान किया था और उसके बाद सदन के अंदर यानी दोनों सदनों से उसकी वापसी हो गई और अब राष्ट्रपति की मुहर लगेगी। खासतौर पर उसी को लेकर हंगामा बरपा रहा जब लोकसभा की कार्यवाही को पहले 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया और उसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। और ऐसा ही खास तौर पर राज्यसभा के अंदर हमें देखने को मिला जब राज्यसभा बार बार बाधित होती रही है। लेकिन इन सब के बीच जनता के मुद्दे नहीं उठ पा रहे हैं जो जनता के मुद्दे उठने चाहिए। तो खास तौर पर अगर आप जिक्र करें तो जो 1 मिनट का खर्च है वो 2,06,000 रुपए का खर्च आता है। सदन की जब कार्यवाही चलती है तो 1 मिनट का खर्च आपको बता रहे हैं 2,06,000। इसे आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आप अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं सदन के अंदर, आप खास तौर पर अपने नेताओं को चुनते हैं, लेकिन नेता साहब सदन के अंदर क्या कुछ करते हैं वो तस्वीर हम आपको समय समय पर दिखाते रहे हैं। और इसलिए अगली बार जब आप वोट करें तो सोच समझ के करिएगा कि कौन सा नेता आपकी बात को उठाएगा, उस मुद्दे पर बहस करेगा या नहीं करेगा। तो खर्चा तो वाकई खूब हो रहा है, लेकिन आपके मुद्दे नहीं उठ पा रहे हैं। राजनीति हर कोई राजनेता कर रहा है। खैर, राजनेता है तो राजनीति करेंगे ही। हमारा काम आपको खबर बताना था, हमने खबर बताई और ये खबर ट्रेंड में आज पूरे दिन थी। इससे पहली खबर आप लोगों ने इसे चुना है। खासतौर पर जब हम दूसरी तस्वीर का जिक्र करते हैं तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं एम्बुलेंस की, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हॉस्पिटल की। आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी तस्वीर है। खासकर हम बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है वो कई देशों में दहशत फैलाने को तैयार है और भारत के अंदर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, क्योंकि जो लापरवाही हमने कोरोना महामारी के दौरान देखी, खासतौर पर ऑक्सीजन की कमी के कारण या फिर अन्य कारण जो मौतें हुई हैं उनकी खास तौर पर वो तस्वीर ना देखने को मिले, उसके लिए तैयारी की गई है। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी सामने आए, उनकी तरफ से बताया गया कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन खास तौर पर उपलब्ध है, ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं और एक भी कैजुअलिटी यानी एक भी मौत हम नहीं होने देंगे। हालांकि भारत के अंदर अभी इस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अफ्रीका का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में खास तौर पर इसको लेकर का तनाव देखने को मिल रहा है। इसको लेकर सतर्कता सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, क्योंकि काफी सारे मामले इस वक्त आ चुके हैं और मौतों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत की तरफ से भी गाइडलाइन को जारी कर दिया गया है खासतौर पर एयरपोर्ट पर कि अगर कोई बाहर से आ रहा है, अफ्रीकी देशों से आ रहा है, तो उसे क्वारंटाइन होना बेहद जरूरी है। और जो सरकार ये कह रही है वो आप ही के लिए है, क्योंकि कोरोना की जब पहली लहर आई उसके बाद दूसरी लहर आई तो कितनी मौतें देश के अंदर दर्ज की गई वो तो आपके सामने था और गुलिस्तान न्यूज आपको बखूबी बता रहा था। आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, दिल्ली में
में रहते हैं या फिर देश के अन्य राज्यों में रहते हैं, आपको खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि कोरोना आपके दरवाजे पर दस्तक ना दे दे एक बार फिर से, और जो नया रूप होगा उसका नाम तो हम खैर आपको बता ही रहे हैं। इससे सावधानी सतर्कता बरतिए, अपने परिवार को बचाइए, अपने देश को बचाइए। फिलहाल तीसरी तस्वीर का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि तीसरी तस्वीर आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब की नजर आ रही होगी। और ये खबर इसलिए ट्रेंड कर रही है क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर एनएससी की बैठक हुई थी, उसमें पाकिस्तान के एनएसए शामिल नहीं हुए, लेकिन भारत की तरफ से फैसला लिया गया कि गेहूं और दवाइयां खासतौर पर अफगानिस्तान के लोगों को पहुंचाई जाएगी। लेकिन रास्ता तो दे दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से कह भी दिया गया कि रास्ता आप हमारा चुनिए, लेकिन शर्तें रख दी गई हैं। और वो शर्तें क्या है आपको फटाफट से बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि वाघा बॉर्डर से ट्रकों के जरिए वो सामान अफगानिस्तान में जाएगा। हालांकि भारत की तरफ से कहा गया है कि भारत का परिवहन का ही इस्तेमाल होगा, जिसके जरिए अफगानिस्तान के अंदर वो सामान जाएगा। लेकिन शर्त रख दी है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे ट्रक के जरिए ही ये जो सामान है, दवाइयां हो या फिर गेहूं हो, ये अफगानिस्तान को की ओर जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले सोमवार को कहा था कि सरकार भारत से अफगानिस्तान में 50,000 टन गेहूं के परिवहन की अनुमति देती है। ये इमरान खान साहब ने खुद ट्वीट किया था और वो जता रहे थे कि हम खास तौर पर तैयार हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, अगर होगा तो शर्तों पर होगा, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये शर्तें रख दी हैं। अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं चौथी, ये उत्तराखंड की तस्वीर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम उत्तराखंड का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का जिक्र थोड़े दिन पहले हो रहा था, खूब बवाल भी हुआ। इसके बाद कृषि बिलों की वापसी हो गई, और बात अगर उत्तराखंड की कर रहे हैं तो उत्तराखंड में ऐसा ही एक मुद्दा था देवस्थानम बोर्ड का, जो 4 धाम को लेकर खास तौर पर था, और उसको भंग करने को लेकर कई दिनों से मांग उठ रही थी, या यूं कहिए कि कई सालों से मांग उठ रही थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तो देवस्थानम बोर्ड को बनाया गया खास तौर पर, और अब जब पुष्कर सिंह धामी साहब हैं, तो आज पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, जो उत्तराखंड के सीएम हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, और वो कह रहे हैं कि हम देवस्थानम बोर्ड को भंग कर रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि इलेक्शन नजदीक है, तो कैसे लोगों को लुभाने के लिए ये चीजें सामने आती हैं। खैर, आप समझदार हैं, इशारा समझदार को काफी होता है। खैर, हर एक राज्य में जहां पर इलेक्शन होने हैं, ये तस्वीर आपको नजर आती रहेगी। फिलहाल जो आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं वह है लद्दाख की, क्योंकि खास तौर पर लेह का जिक्र करें तो स्कूल बंद है कोरोना को लेकर, लेकिन अब कारगिल में भी 3 तारीख तक कहा जा रहा है कि स्कूलों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना को लेकर सावधानी सतर्कता बरतनी जरूरी है। और अगर सावधानी सतर्कता नहीं बरती गई तो हालात क्या होंगे, खास तौर पर हम देख रहे थे कोरोना की पहली महामारी में, कोरोना की दूसरी जो लहर आई थी उसमें, लेकिन अब आपको सावधानी सतर्कता बरतने की जरूरत है। हालांकि लद्दाख जनसंख्या के हिसाब से छोटा क्षेत्र है, लेकिन सावधानी सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है। इसलिए गुलिस्तान न्यूज पर हर एक खबर आपको मिलेगी 5 के पंच प्रोग्राम में, और 5 बजे की 5 ट्रेंड करती हुई खबरें आपके सामने हमने रखती हैं। तो शुरुआत करते हैं अब 5 के पंच में उन खबरों की जिसका सरोकार सीधा सीधा आपसे होगा, और आपको बताएंगे कि आखिर खबर क्या है। तो चलिए बात करते हैं राजनीति की, क्योंकि खास तौर पर एक ऐसी खबर सामने आई जिस पर सबकी नजरें बनी रही थी, और खबर आपको इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। अनुच्छेद 370 के नाम पर स्पोर्ट लीग शुरू करेगी बीजेपी, और अमित शाह के संसदीय क्षेत्र में यह आयोजन होगा। खासतौर पर इसकी जो जानकारी है वो खुद सरकार की तरफ से दी गई है। अब जहां पर अनुच्छेद 370 आता है तो जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टियां हैं वो काफी एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि ये बताना चाहती हैं कि 370 को इनलीगल तरीके से हटाया गया। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी जुबान पर अडिग हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक बात कह रहे हैं कि जब तक 370 रहा जम्मू कश्मीर में, जब तक विकास नहीं हो पाया। हालांकि अगर बात करें तो 370 के नाम पर जो स्पोर्ट्स लीग बनाएगी बीजेपी, उसमें खासतौर पर यह कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जाएगा और लक्ष्य रखा जाएगा युवाओं को जोड़ने का। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे तो खासतौर पर ये बताने की कोशिश की गई थी कि हम युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं और युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और युवाओं का विकास करना चाहते हैं, युवाओं के हाथों में कलम होनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई जम्मू कश्मीर में ऐसा हो सकेगा? लेकिन हम जिक्र इधर जम्मू कश्मीर का नहीं कर रहे हैं, 370 का जरूर जिक्र हो रहा है, लेकिन जिक्र हम कर रहे हैं गुजरात का, क्योंकि गुजरात के अंदर यह कहा गया है कि 370 के नाम पर स्पोर्ट लीग की शुरुआत होगी और खास तौर पर अमित शाह के संसदीय क्षेत्र में इसका आयोजन होने जा रहा है।
दे रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि लीग का पूरा नाम गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग 370 होगा। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब 370 जहां पर आया, अनुच्छेद 370 आया तो विपक्षी पार्टियों की निगाहें 370 पर ही अटक गई, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती रही हैं खासतौर पर कि जो 370 को हटाया गया है वो इलीगल तरीके से हटाया गया। लेकिन हमने देखा कि सदन के अंदर कैसा माहौल रहा और 5 अगस्त को इस फैसले को ले लिया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खासतौर पर इस बात को कहते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये बातें सामने आ रही है। हालांकि 370 को हटाने से कुछ नहीं हुआ है। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ पीडीपी से जुड़ रहे हैं, खासतौर पर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताहिर चौधरी साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में आने के लिए, अपना समय देने के लिए। ताहिर चौधरी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि 370 का मुद्दा खास तौर पर चर्चा का विषय बना रहा जब से इसे हटाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोई भी तकरीर करते हैं 370 का जिक्र जरूर होता है, लेकिन अभी जिक्र जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है। अभी जिक्र हो रहा है गुजरात के अंदर एक प्रीमियर लीग शुरू होगी और उसका नाम होगा खासतौर पर गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग 370। इसका सीधे सीधे क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि खासतौर पर विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि चुनाव नजदीक है और इसलिए 370 का जिक्र ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अभी अगर मैं उमर अब्दुल्ला साहब की बात करूं तो आज ही खासतौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर ये कहा है कि 370 हटने से ना रोजगार मिला, 370 हटने से ना जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली, हाँ बातों में जरूर 370 है। देखिए, जहां तक 370 की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने हमेशा 370 को याद रखा। हमेशा 370 को हटाने के लिए हमने संघर्ष किया, हमने मेहनत की और करते रहे। हमें मालूम है हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा और हम उस राइट टाइम का इंतजार करते रहे कि जब हम पावर में आएंगे, प्रॉपर ढंग से पावर में आएंगे और हमें मालूम होगा कि हम हटा सकते हैं, तो हम हटाया और हमने हटा भी दी। देखिए 370 जा चुका है, लेकिन 370 के नाम पे एक स्पोर्ट्स लीग को स्टार्ट करना हमारे होम मिनिस्टर साहब की बहुत एक पॉजिटिव सोच है। भारतीय जनता पार्टी की आगे ही एक हमारी ऐसी सोच चल रही है कि कैसे हम युवाओं को आगे लेके हैं, कैसे आने वाला जो हिंदुस्तान का टाइम है यूथ का टाइम है, यूथ को रोजगार पे लाना, स्पोर्ट्स पे लाना, हमारा देश का जो यूथ है फिट रहे, इन चीजों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है काम करने की, मुझे लगता है कि वो पूरा हिंदुस्तान की जनता, पूरा देश, पूरी दुनिया इस टाइम पे मानती है कि वाकया एक पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान की ऐसी है भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है वो करती है, जो सोचती है वो करती है। जब वो चीज देश के भले के लिए हो, देश के यूथ के हित के लिए हो, उस कदम को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे है। ठीक है अब्दुल कयूम साहब, सबसे पहले आपका भी कमेंट ले लेता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 370 हट चुका है, अब बीजेपी ये कह रही है कि 370 की वापसी एक सपना है और वो सपना कभी आपका पूरा नहीं होगा खासतौर पर। लेकिन समय समय पर हम देख रहे हैं कि आपकी सुप्रीमो, आपके नेता, कोई भी तकरीर हो रही है वो कह रहे हैं कि 370 को हम लाकर अपने लोगों को देंगे। आखिर इसका वादा आप लोग कैसे कर रहे हैं खासतौर पर जब 370 हट चुका है? आपने खुद देखा, सबने खासतौर पर देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी भी आए तो ये कहा गया कि युवाओं के साथ हमें संवाद करना है, युवाओं के हाथ में हमें कलम देनी है, लेकिन आप तो कुछ और थमाने के चक्कर में हैं। भाई साहब, बात यह है कि 370 जो है इसको पार्लियामेंट में इन्होंने बिल इसको मतलब उठाने की बात की है, लेकिन हमारा जो इस वक्त है कि हम पूरा विश्वास रखते हैं देश के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। जो हमने यहाँ के जो भी सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से 370 को उसके मुतालिक जो इसकी जेन्युइनिटी है, लीगलिटी है, उसके ऊपर हमारा केस चलता है सुप्रीम कोर्ट में। हमारे चूंकि ये अब ये सब जुडिस मसला है, सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला होगा। फाइनल तो अभी ये हुआ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट नहीं। हमें इंतजार करना चाहिए, तब हमें ये कहना चाहिए कि ये 370 खत्म है कि नहीं। पहली बात ये है। अब इसको वापस लाने के लिए नहीं, तो आप नहीं मानते कि 370 खत्म हो गया है? आप नहीं मानते कि 370 जो अभी 370 के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं लीगल बेस पर, तो हमें पूरा विश्वास है अपने देश के सुप्रीम कोर्ट पे
और इसको वहां पर ये केस क्यों नहीं लग रहा है, क्यों इस पर सुनवाई नहीं हो रही है, ये बीजेपी बखुद जानता है। इसमें गवर्नमेंट इस वक्त बीजेपी की है। अब ये उस पर कोई फैसला होगा, उनको पता है कि उनको कौन सी कमजोरियां हैं वहां सुप्रीम कोर्ट में। देखो, सबसे बड़ी बात है हमारा ये है कि 370 को उठाने के लिए यहाँ की तो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां से एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था जो यहाँ से जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और अप्रूवल के लिए। वो बात हुई नहीं, इन्होंने सीधा गवर्नर के हाथ से लिखा जिसमें कोई लीगल जेन्युइनिटी नहीं है। बात तो वही है। अब ये क्या करना चाहते हैं भाई साहब, ये गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में अपनी प्रॉक्सी कैंडिडेट, अपनी प्रॉक्सी पार्टीज को इन्होंने कायम किया है। उसकी वजह से यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट को हथियाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर इलेक्शन होके ये असेंबली में ये पास करवाए, जो कि हम होने नहीं देंगे। कश्मीरियों को आज पूरा पता है इनके अजाइम क्या है। देखो, यहाँ पर कौन बीजेपी है, यहाँ पर आपको पता है कश्मीर मेली में कोई बीजेपी कैंडिडेट जीत सकता है? यहाँ तक कि जम्मू में भी ये नहीं जीत सकते 5 या 6 सीटों पे ज्यादा, हम लिख कर देते हैं आपको। अब यही बात आगे जाके ये अपनी प्रॉक्सी कैंडिडेटों को, यहाँ आपको तो पता ही है कौन कौन है, हमें दोहराने की जरूरत नहीं। हमारी मैडम महबूबा मुफ्ती ने भी बहुत बार इशारा किया है। आजकल विषय तो ये भी हो गया कि कांग्रेस पार्टी के भी बांड बंतर हो रहा है। कांग्रेस पार्टी तो आपको कह रही है सर, वकार साहब तो कह रहे हैं कि पीडीपी बीजेपी अभी भी मिली हुई है। महबूबा मुफ्ती साहिबा को सीएम बनना है तो पीडीपी के साथ बीजेपी अभी भी मिली हुई है, और महबूबा मुफ्ती साहिबा वही कर रही है जो दिल्ली से ऑर्डर है। बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, लिख लो मेरी तरफ से। आज कल जो भी कश्मीर या जम्मू में भी जो भी कोई रीजनल पार्टी है, कांग्रेस तो कभी जा ही नहीं सकती। कोई रीजनल पार्टी इनके साथ कोलिशन में नहीं जाएगी। ताहिर चौधरी साहब, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप? यहाँ पर प्रॉक्सी कैंडिडेट को बनाते हैं। कयूम साहब कह रहे हैं कि आपके साथ कोई भी नहीं आएगा, कोई भी साथ नहीं देगा आपका। कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई भी नहीं, पीएचडी की तरफ से शायद लगता है कि बोल रहे हैं कयूम साहब। आप प्रॉक्सी कैंडिडेट की तलाश है, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स की इनकी ये कहते हैं पहले एक पार्टी को आगे करते दूसरी पार्टी। ये तमाशा कौन सी पार्टी सर, खुल के बोलिए ना, किस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं आप? अपनी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं क्या? खुल के बोलिए, खुल के बोलिए सर। नेशनल टेलीविजन है, कौन सी पार्टी का आप जिक्र करें? अपनी पार्टी का जिक्र करें कि अपनी पार्टी बीजेपी की पार्टी है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? देखो, पता है सबको नहीं पता है नहीं, आप अपनी बात को मेरी जुबान पे मत रखिए, आप बताइए। आप ही कह रहे हैं ना कि अपनी पार्टी बीजेपी की पार्टी है। कश्मीरी लोगों को सब पता, यहाँ का 10 साल का बच्चा भी जानता है बीजेपी की प्रॉक्सी का। चलिए ठीक है सर, आपके पाले में एक पार्टी आ गई, कयूम साहब कह रहे हैं कि भैया अपनी पार्टी आपकी पार्टी है। देखिए, पीडीपी की बात करें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की करें और रीजनल जमातों की अगर वैली के अंदर बात की जाए, इस टाइम पे जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको मालूम है इस चीज का कि कश्मीर का अवाम सब कुछ जान चुका है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज ने 70 साल में कश्मीर के अवाम को कैसे गुमराह किया, कैसे अपनी सियासी रोटियां सेकी, कैसे सियासत चलाई, ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आज इनको इस चीज का एहसास हो चुका है कि वाकया कश्मीर बदल चुका है, कश्मीर का अवाम बदल चुका है। आने वाले टाइम पे इन लोगों के लिए सरकार में कहीं पे भी इनको जगह नहीं मिल रही, जमीन पे इनको कहीं जगह नहीं मिल रही, और कहीं ना कहीं कश्मीर के अवाम को आज भी गुमराह करने के लिए इस तरह के हथकंडे ये लोग अपना रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे कश्मीर का अवाम ही इनको इस चीज का जवाब देगा कि सही क्या है, गलत क्या है। आज की डेट में कश्मीर का अवाम ये चीज जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी वाहिद वो पार्टी है देश की जिसने वाकया में कश्मीर के अवाम के लिए जो वादे किए लाल किला से हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, उनको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। आज की डेट में कश्मीर तरक्की की राह पे चल रहा है और वो चीजें इन लोगों को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। कश्मीर में जो गरीब अवाम है उन आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता घरों से बाहर निकल रहा है। कश्मीर का अवाम जिसको इन्होंने दबा के रखा था अपनी सियासत चलाने के लिए, वो लोग बहुत खुश हैं कि शुक्र है इन पॉलिटिकल, इन रीजनल पार्टी से हमारा पीछा छूटा, इन लोगों से हम बच गए। लेकिन वो दिन आ चुके हैं। आने वाला टाइम जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बेहतर टाइम होगा। वो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि वो टाइम जल्दी आए और इन लोगों को एहसास हो कि वाकया में सही क्या है, गलत क्या है, ये लोग भी उस चीज को समझे। कब तक आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध के ये लोग इस तरह की बयानबाजी करते रहेंगे, इस तरह अवाम को गुमराह करते रहेंगे? वो चीजें अब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कम से कम नहीं होने देगी।
कयूम साहब क्यों गुमराह कर रहे हैं भाई? वो कह रहे हैं कि 370 तो महबूबा मुफ्ती खूब बोल रही हैं कि 370 लाके देंगे, 370 लाके देंगे। और ताहिर चौधरी साहब, मेरी बात तो सुनिए ना कयूम साहब, अगर बीजेपी 370 कर भी रही है तो इसमें बुराई क्या है? राजनीति वो भी कर रहे हैं, राजनीति आप भी कर रहे हैं। पार्टी मेरे भाई, आप मेरी बात को प्लीज, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी अपने अपने हथकंडे आजमा रही, हर जगह अलग अलग बात। 370 के पास इनको कोई खाना हजम ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अब ये इनको पता, ये फेल है इस मामले में। इन्होंने जो तजुर्बा किया था ना, इस पर इन्होंने अपने रिजल्ट बंगाल में भी देखा और दूसरी जगह भी देखने वाले हैं इंशाल्लाह। हर जगह ये फेल है। अब वो इनको ख्वाब खतर में है कि कोई भी रीजनल पार्टी इनके साथ मिलेगी नहीं किसी काम के लिए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। अब ये क्या ढूंढ रहे हैं? इनके पांव फिसल रहे हैं, जो बीजेपी के पांव फिसल रहे हैं। ये क्यों पीछे पड़े हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के? क्यों पीछे पड़े हैं पीडीपी के? अगर इनके साथ लोग हैं, अपने दाम पर क्यों नहीं निकलते? इन लोगों को क्यों निकाल रहे हैं दूसरे पार्टी के साथ? लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, सर कयूम साहब एक बात तो इसको समझ लीजिए। कयूम साहब किसी भी कॉलेज के या किसी भी स्कूल के बच्चों की किताब को खोलेंगे 11th क्लास में, आया राम गया राम एक मुहावरा होता है, पॉलिटिकल साइंस में होता है। वो इसकी जिसकी इच्छा होती है वो किसी भी पार्टी में जाता है, कोई जबरदस्ती नहीं खींचता है। आपका मन करे आप भी बीजेपी में चले जाइए, आपका मन करे आपका भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले जाइए, वो स्थिति तो लगी रहती है सर। हमारी बद्दुआ इनके साथ है। ठीक है ताहिर चौधरी साहब, एक लफ्ज यूज किया है लास्ट में कि बद्दुआ है। देखिए, ये इनकी बद्दुआएं भी हमें दुआ लगेगी। ये मैं आपको एक चीज बता दूं, इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर दुनिया के सामने नजर आएगा। उस चीज को ये भी लोग जानते हैं, क्योंकि इन लोगों को एहसास हो चुका है कि वाकया सब कुछ बदल रहा है और ऐसा ऐसा जम्मू कश्मीर में बदलेगा। और वो जो नया जम्मू कश्मीर जब दुनिया के सामने आएगा तो मुझे लगता है तब ये सभी लोग हमारी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर चुके होंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा जो हालात जम्मू कश्मीर के बदल रहे हैं, कश्मीर का आवाम बदल रहा है, तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, नई नई चीजें लाई जा रही हैं जम्मू कश्मीर में। जो 70 साल से जो जम्मू कश्मीर महरूम था जिन चीजों के लिए, वो चीजें जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। और ये दुआ करता हूं मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनकी सोच को, उनकी टीम को, जिन्होंने जो जो वादे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए किए, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए किए, कहीं ना कहीं वो पूरा करने के लिए कामयाब हुए हैं। जो चीजें अभी रह चुकी हैं उनको भी पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और इन लोगों को जमीनी सतह पे इस टाइम पे कहीं जगह नहीं मिल रही। इनके आहिस्ता आहिस्ता इनके इदारा जो है इनका सुकड़ता जा रहा है। और अवाम में जाने के लिए, अवाम को गुमराह करने के लिए इनकी प्रेसिडेंट साहिबा, ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो दिन वापस नहीं आने वाले हैं, कुर्सी वापस नहीं मिलने वाली है। इनकी वही प्रेसिडेंट हैं, जब सीएम थी तो ये खुद कहा करती थी कि बच्चे आर्मी कैंप पे दूध लेने जाते हैं, टॉफी लेने जाते हैं। देखिए कितनी जल्दी इन लोगों के बयानात बदलते हैं, मौसम के साथ हिसाब से ये लोग चलते हैं। और मौसम अब इनको दिख रहा है कि आने वाला मौसम कैसा है, वो मौसम इनको दिखेगा इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर का आवाम तरक्की करेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर करेगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन बहुत जल्द आएगा और ये लोग देखेंगे। ठीक है कयूम साहब, सवाल तो ये भी बनता है ना, क्योंकि ये कह रही हैं विपक्ष, खासतौर पर सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब अगर हम बात करें कैंपेन की, तो कांग्रेस भी यही कैंपेन चला रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही कैंपेन चला रही है, पीडीपी का भी यही कहना है कि भैया बताओ बीजेपी की नाकामियां क्या है वो बताई जाए, अपनी आपकी कामयाबी क्या है, आपने क्या जम्मू कश्मीर के लिए किया वो तो आप बताइए। मुद्दा तो ये होना चाहिए ना कि जम्मू कश्मीर का विकास कैसे हो, मुद्दा ये होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के युवा दुनिया भर के अंदर कैसे अपना नाम कमाए, मुद्दा ये होना चाहिए कि सड़क, बिजली, पानी हम कैसे जम्मू कश्मीर के खास तौर पर लोगों को दें। लेकिन ये मुद्दे तमाम गायब हैं। कोई भी पार्टी हो 370 को लेकर सबसे आगे है, और खासतौर पर महबूबा मुफ्ती साहिबा कहीं भी जा रही है तो 370 को लेकर ही खासतौर पर बोल रहे हैं, और कोई उनका एजेंडा नजर नहीं आ रहा है। ये भी तो बताइए कि भैया हमने पीडीपी जब थी सरकार में तो हमने ये किया था, आगे आने वाले समय में ये करेंगे, ये भी तो बताया जा सकता है ना कयूम साहब। देखो भाई साहब, ये जो ख्वाब था जम्मू के यूथ, जम्मू के कश्मीरियों के लोगों का, ये जो बता रहे हैं रोजगार के हवाले से, वो रोजगार बंदे को रोजगार में, अब तो ये निकाल ही रहे हैं नौकरियों से लोगों को। मसला ये है इंडस्ट्री कहाँ है, और इंडस्ट्री कश्मीर को क्या पावर है कहीं नहीं नजर नहीं आता। बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं घरों में, एग्जाम है,
अच्छा, एक साथ आप ये भी कह रहे हैं कि इसी जबान में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने वक्त दौरे हुकूमत में क्या किया। देखो, जब सब कुछ लुट गया, एक घर में सब कुछ लुट गया, तो उसके बाद ये क्या ख्वाब दिखाएंगे हमें? हमारे पास पावर प्रोजेक्ट थे अपने स्टेट के, स्टेट रन के जो पावर, उसको भी इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं। अगर वो पावर प्रोजेक्ट इन्होंने ले लिए, उधर जो काम चल रहा है, उधर जो लोकल को मिलना चाहिए उनको भी वो हक नहीं मिलता है रोजगार के, वो बाहर से लोग आ रहे हैं। कहां पर हम कहेंगे कि ये बीजेपी के ख्वाब हमारे गले उतरेंगे? भाई साहब, रोजगार भी, हम नौकरियां भी चली गई, हमारी जमीन भी चली गई, हमारा तशक्कुस जो था 370, ठीक है, जब वो ही नहीं रहा, ठीक है, उसके साथ साथ में ये हमारे दिल को जीतना चाहते हैं। भाई साहब, दिलों को कैसे, जो ये जरा कोई मंत्र हमें बता दे कि हिंदुस्तान जो है वो इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जमहूरियत है, सल्यूट कर रहे हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं ना पीडीपी क्या बोल रही है रोजगार को लेकर, और ऐसे शब्द नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हैं, ऐसे शब्द। मैं करीम साहब आपके पास भी आ रहा हूँ, ताहिर चौधरी जी आपके पास भी आ रहा हूँ। उमर अब्दुल्ला साहब क्या कुछ बोले हैं, मैं वो भी सुना लेता हूँ। ताहिर चौधरी साहब, बिल्कुल ऐसी ही भाषा है जैसे करीम साहब बोल रहे हैं रोजगार को लेकर। करीम साहब, एक मिनट आरंभ उमर अब्दुल्ला साहब को सुने, क्योंकि मिलती जुलती भाषा आपके जैसी ही है। उमर अब्दुल्ला साहब को सुनते हैं, फिर उस बयान पर भी चर्चा करते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब को चलाइएगा जरा, क्या कुछ रोजगार पर कहा था उन्होंने। मुझे कोई इख्तिदार की लालच नहीं है, ना मेरे साथी मिनिस्टर बनना चाहते हैं आपके साथ। हमें आपका मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा या एमएलसी भी नहीं चाहिए। बिना शर्त के हम चुपचाप पीछे बैठ के आपकी मदद करेंगे, आप हुकूमत बनाइए, लेकिन कम से कम उन लोगों को मत लाइए जिनके इरादे इस रियासत के लिए सही नहीं है। लेकिन उस वक्त उनकी मजबूरी कुछ और थी, उनका फैसला कुछ और था, और जैसे हमने यहां पे एक अलग अंदाज में कहा गया था, लेकिन वो यहां पे भी बिल्कुल फिट आता है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अब उस एक फैसले का हम कब तक सजा भुगतेंगे समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई भी हमसे की गई बात जो है वो सच साबित नहीं। हमें कहा गया था कि 370 हटाने से यहां अमन आएगा, यहां तरक्की के काम शुरू होंगे, यहां बाहर से पैसा आएगा और लगेगा, यहां पे नौजवानों को रोजगार ढूंढना नहीं पड़ेगा, घर बैठे बैठे उनको रोजगार के ऑर्डर फराहम किए जाएंगे। अरे आप, जिस हाईवे से किश्तवाड़ छात्रू हमें घंटा भी नहीं लगा, क्या वो 2018 के बाद बना? जो सब डिवीजन की दफ्तरें कायम हुई, जो नए ब्लॉक बने, जो नई तहसीलें बनी, जो हुकूमत को लोगों के ज्यादा करीब लाने के फैसले हुए, क्या वो 2018 के बाद हुए? उल्टा कई जगहों पे हमने नए ब्लॉक बनाए, वहां इन्होंने वीडियो नहीं बिठाया। कई जगहों पे हमने तहसील के ऐलान किए, तहसीलदार नहीं बिठाया। हमने एसडीएम कायम किए, एसडीएम ही नहीं बिठाया। तो फिर अपने दौरे हुकूमत में हमने यहां पावर प्रोजेक्ट शुरू किए, इस उम्मीद के साथ कि यहां के बच्चे बच्चियां उन प्रोजेक्टों में काम करेंगे। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। जिन्होंने तालीम हासिल की होगी कम से कम मजदूरी करेंगे। जो थोड़ा बहुत पैसा रखते हैं ठेकेदारी करेंगे। लेकिन आज दिखता नहीं है कहीं। तो ताहिर जी, आप सुन रहे हैं ना, खासतौर पर एक ही भाषा है, पावर प्रोजेक्ट, रोजगार नहीं है। इसलिए मैंने ये बाइट चलाई थी कि आप जरा समझ जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता से संपर्क हुआ था हमारा, लेकिन वो किसी कारण आ नहीं पाए, लेकिन उनसे जवाब लेते। लेकिन आपसे जवाब लेना चाहूंगा खासतौर पर, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक ही बात कर रही है, लगभग सभी रीजनल पार्टियां एक ही बात कह रही हैं खासतौर पर। देखिए, मैं आपको चीज क्लियर कर दूं। जहां तक रोजगार की बात आती है, रोजगार जम्मू कश्मीर के यूथ को दिए जा रहे हैं, रोजगार की एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं,
4th क्लास के बहुत सारे रोजगार दिए गए, ज्वाइन किए गए हैं। अभी हाल ही में सब इंस्पेक्टर्स की पुलिस के रोजगार निकाले गए, जिसमें हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने एज का भी रिलैक्सेशन किया और 400 जॉब्स और उसमें प्लस कर दिए। पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में 1200 सब इंस्पेक्टर्स के पोस्ट निकाले गए। बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। यूथ का जब देखा कि ओवर एज हो रहे हैं हमारे बच्चे, उसमें एज का रिलैक्सेशन भी एलजी साहब ने किया। जो कुछ हम कर रहे हैं इन लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं। जहां तक पावर प्रोजेक्ट्स की बात आती है, पावर प्रोजेक्ट सेंटर हाई कमांड को क्यों अपने कंट्रोल में लेने पड़े, उसमें इतने हजारों करोड़ के घोटाले हमारी पुरानी सरकारों ने किए, इन्हीं लोगों ने किए। चाहे उसमें एनसी की बात की जाए, चाहे पीडीपी की बात की जाए, क्योंकि इन्हीं लोगों की तो सरकारें रही, खुद ही बंदरबांट करते रहे। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले जो ये सेंटर हाई कमांड को दे ही नहीं सकते थे। सेंटर हाई कमांड मजबूर होगी उन चीजों के ऊपर भी अपना कंट्रोल करने के लिए। आज जम्मू के हर गांव में, हर कस्बे में, हर टाउन में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सब डिस्ट्रिक्ट में हर घर में लाइट आ रही है, हर घर में पानी आ रहा है, हर घर में फ्री राशन दिया जा रहा है जहाँ पे कोई गरीब रहता है। गरीबों के लिए वो काम किए जा रहे हैं कि गरीब लोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी सरकार को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब को दुआएं देती है माएं। वो कहती हैं शुक्र है खुदा का कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया कि गरीब के घर में खाना भी बन रहा है, गरीब के घर में चूल्हा भी है, गैस भी है, टॉयलेट भी है, उनके घर भी बन रहे हैं। पहले कहाँ थे? 70 साल में ये चीजें कहाँ की? 70 साल में गरीब के लिए किसी ने नहीं सोचा। 70 साल में बॉर्डर में रह रहे हमारे गरीबों के लिए किसी ने नहीं सोचा। हमेशा वो पाकिस्तान के गोली का शिकार होते रहे। आज हमारे बॉर्डर पे गरीब माँ बहन ये कहते हैं, हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि अब हमें कोई डर नहीं है पाकिस्तान से। अगर वहां से एक गोली आती है तो यहाँ से 1000 गोली का जवाब दिया जाता है। अब वो वक्त चल रहा है, वो सरकार है, वो प्रधानमंत्री है जिसको देश की जनता भी मानती है, पूरी दुनिया भी मानती है कि वाकया हिंदुस्तान बदल चुका है, हिंदुस्तान की सरकार बदल चुकी है, हिंदुस्तान में एक ऐसा चेहरा आ चुका है प्रधानमंत्री साहब का कि जो कहते हैं वो करते हैं। और ये पूरा देश, पूरी दुनिया भी इस चीज को जान चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये रीजनल पार्टीज के लोग आज भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे किसी तरह से चक्कर चलाया जाए, कैसे सियासत खेली जाए, कैसे सरकार में आया जाए। वो चीजें अब मुमकिन नहीं है। इनको देश के साथ चलना पड़ेगा, हमारे साथ चलना पड़ेगा। अच्छी बात करें, तरक्की की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, हम भी इनके साथ हैं। ठीक है कयूम साहब, वो कह रहे हैं, ताहिर चौधरी साहब कह रहे हैं भैया थोड़ा समय तो दीजिए, आपकी सरकारें रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, कांग्रेस की रही, पीडीपी की रही, वो तस्वीर आप लोग नहीं बदल पाए, वही तस्वीर तो हम बदल रहे हैं। 5 अगस्त को जो हुआ 370 हमने हटाया, और भी तो वक्त दीजिए, डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा। वही तो कह रहे हैं कि 70 साल की जो सरकार नहीं कर पाई वो हम कुछ ही समय में करके दिखाएंगे, तो वक्त तो चाहिए ना कयूम साहब? नहीं, वक्त तो इनके पास बहुत है। अभी ये इलेक्शन कराना नहीं चाहते हैं। ये क्यों नहीं कराना चाहते हैं? जो जो बचा खुचा हमारा यहाँ रिसोर्स है, कश्मीर का जो भी नेचुरल रिसोर्स जो भी है, ये सब कुछ हथियाना चाहते हैं। देखो, इनकी ये बात है कि हमने इसलिए अपने हाथों में पावर प्रोजेक्ट्स लिए क्योंकि ये मतलब सही तरीके से नहीं। देखो, उससे पहले भी एनएचपीसी यहाँ सेंट्रल की एक कॉर्पोरेशन थी, वो कौन से स्टेट रन था, उसमें हमारा एक हिस्सा था, वो भी इन्होंने ले लिया। उस वक्त भी मॉनिटरिंग सेंटर से हो रही थी, कोई एनओसी, कोई सब कुछ तो सेंटर से ही मॉनिटर हो रहा था उससे पहले भी। अब ये बहानाबाजी कर रहे हैं कि इनको, चोर को जो है ना वो एक मौका मिलना चाहिए कि मेरी बिल्ली आपके घर में घुस गई, अब उसको घुसने का मौका मिल गया कश्मीर में 370 हटाने से। देखो भाई साहब, ये हमें पता है, ये दूध की जो हमारी जो ये इनका ये है ना, यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर शहद की नदियां नहीं बहेंगी। ये अगर ऐसा होता तो वो ये 3 साल में तो हमें दिखता ना कहीं पर। यहाँ पर ये कहते हैं बिजली मिल रही है, कहाँ है? श्रीनगर सिटी में बिजली नहीं है भाई, 130 भी हमारा वोल्टेज नहीं है श्रीनगर में। ये कहते हैं पहाड़ों की बात, वहाँ कौन सी ये योजनाएं बताए? जो योजना थे वो हमारे कांग्रेस के वक्त से, जो हमारे मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर, वहां से वो चल रहे थे। जैसे मकान गरीबों को मिल रहे थे, जैसे मुफ्त राशन ये कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, जैसे गैस सिलेंडर ये दे रहे हैं, वो कब से? वो तो कांग्रेस के वक्त से। लेकिन इन्होंने एक ही काम किया, इन्होंने गैस सिलेंडर का 400 से 1100 रुपया कर दिया। इन्होंने राशन कट का, जो 5 किलो मिल रहा था अब 3 किलो भी नहीं मिल रहा है। अब मेरे भाई, जो पावर का फीस 300 रुपया वो आज 1000 रुपया है। ये यूनिट का प्राइस बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया।
अब ये कौन से ख्वाब हमें दिखा रहे हैं? ठीक है, इसका ही जवाब ले लेते हैं, समय मेरे पास थोड़ा कम है। कयूम साहब फटाफट से इसी का जवाब ले लेते हैं। ताहिर चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि रिबन हमारा था, रिबन हमने लगाया था कि हम काटेंगे, खुदा ना खास्ता आप उसे काट रहे हैं। ताहिर चौधरी साहब तभी फिर वापस लेने पड़ते हैं, जब नशे से ये वापस आ जाते हैं फिर ये वापस करने पड़ते हैं। समय मेरे पास बहुत कम है, टाइम वेस्ट होगा ऐसे। कयूम साहब, ताहिर जी नहीं सुन पाएंगे ये लोग वो चीजें। देखिए, जब अच्छी चीजें नजर आ रही है, देखो भाई साहब आपकी जब कोई गरीब परिवार इनको अच्छे कुछ नजर आ रहे हैं, बॉर्डर एरियाज के लोग इनको कुछ नजर आ रहे हैं, वो स्कीम इनको इम्प्लीमेंट होती नजर आ रही है। आज हमारे जो आयुष्मान का कार्ड है गांव-गांव में, घर घर में पहुंच चुका है। जब वो चीजें इनको अच्छी नजर आती हैं तो इनको लगता है कि वो चीजें हम लोगों ने लाई थी और इम्प्लीमेंट भारतीय जनता पार्टी से वो काम हो रहे थे। अपनी चीजें मान लेनी चाहिए, अपनी गलती मान लेनी चाहिए। आप लोगों ने बहुत गलती की, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ धोखा किया, बहुत कुछ किया। जम्मू कश्मीर का आवाम इन रीजनल पार्टीज के लीडर्स को माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। इन लोगों ने धोखे के सिवा इन्होंने दिखाया कुछ उनको और किया कुछ। सरकार चलाने के टाइम पे कुछ दिखाते थे, करते कुछ थे। अपने फैमिलीज की सरकारें चलाते थे, परिवार की सरकारें चलाते थे, परिवार के बाहर इन्होंने पावर ही नहीं। इन्होंने कभी पंचायत के इलेक्शन नहीं करवाए, इन्होंने कभी बीडीसी के इलेक्शन नहीं करवाए, कभी डीडीसी के इलेक्शन नहीं करवाए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ग्राउंड लेवल पे पावर्स जाए। आज जब वो चीजें सामने आ रही हैं, वो चीजें अच्छी लग रही हैं। आज जम्मू में भी रात के 8:30 बजे जहाज टेक ऑफ करता है और लैंड करता है। जो वो चीजें इनको दिखती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत परेशानी होती है कि नया जम्मू कश्मीर कहाँ जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज की डेट में तरक्की की राह पे जा रहा है। इस चीज को इन लोगों को मान लेना चाहिए। क्यों नहीं मानते? लेकिन जब तक नहीं मानेंगे, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ धोखा करने के लिए, फिर उनको गुमराह करने के लिए अपनी प्लानिंग करते रहेंगे और जम्मू कश्मीर का अवाम ही इनको अच्छे ढंग से जवाब देगा। इंशाल्लाह आने वाला टाइम अच्छा टाइम आ रहा है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के प्रोपेगेंडे मत कीजिए। जब पूरा देश तरक्की कर रहा है, जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है, तो आप लोग ऐसी बातें मत कीजिए। आप लोग सही आवाम को चीज बताइए कि वाकया में एक सेंटर की मजबूत सरकार आ चुकी है, एक ऐसे प्रधानमंत्री आ चुके हैं जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बेहतरी चाहते हैं। ये चीजें ये लोग कभी नहीं कहेंगे, इस कान से सुनेंगे। चलिए ठीक है ताहिर साहब, जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। मैं माफी चाहता हूँ, समय मेरे पास इतना ही था। ताहिर जी बहुत बहुत शुक्रिया। कयूम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर पर 5 के पंच में आने के लिए और अपना समय देने के लिए। फिलहाल बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं तो पूरे देश की भी फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट तबाही मचाने को तैयार है, लेकिन भारत में तैयारी पहले से है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने टेंशन दरअसल कई देशों की बढ़ा दी है। आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपको कैसे सावधानी सतर्कता बरतनी है। दरअसल दक्षिण अफ्रीकी देशों से उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत के साथ साथ कई अन्य देश भी सतर्क हो गए हैं और अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन रहना होगा, क्योंकि गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। कोई भी ऐसी चूक ना हो जाए जो कोरोना की महामारी के दौरान हमने देखी है, जो पहली लहर आई और उसके बाद दूसरी लहर आई और कितनी मौतें खास तौर पर हुई हैं, वो आप सबने देखा। समय समय पर गुलिस्तान न्यूज आपको खबरें दिखा रहा था, लेकिन आप सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए, मास्क को लगाइए, क्योंकि अब आपने मास्क को लगाना कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, लेकिन आपको मास्क को लगाना होगा, क्योंकि मास्क आपको प्रदूषण से भी बचाएगा, मास्क आपको कोरोना से भी बचाएगा। और डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं, क्योंकि नया वेरिएंट खासतौर पर खतरनाक बताया जा रहा है और एयरपोर्ट पर गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं और यह भी कहा जा रहा है कि अफ्रीकी देश से कुछ लोग मुंबई पहुंचे हैं, उनकी तलाश भी की जा रही है ताकि कोरोना फैले नहीं। हालांकि अगर बात करें अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और बात अगर केजरीवाल की करें तो केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। डॉक्टर सलील गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समय समय पर आते रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज पर आने के लिए। सलील साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, जो नाम हम ले रहे हैं इस वक्त ओमिक्रॉन, ये कौन सा नया वेरिएंट है, कितना खतरनाक है और कैसे सावधानी बरती जाए? देखिए हर्ष जी, थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑन दी प्रोग्राम। पहली चीज तो यह है कि B11529 करके ये म्यूटेशन आया है, जिसमें मल्टीपल म्यूटेशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका नाम ओमाइक्रॉन किया इन्होंने 2 पर्टिकुलर ग्रीक लेटर्स को छोड़ने के बाद। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जितनी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, बहुत कम इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है। अराउंड 70-80 के करीब केसेस हैं
काफ़ी आइडेंटिफाई हुए हैं, और जो इनके बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग आ रही हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग इन द सेंस कि एक तरफ तो लोग ये कह रहे हैं कि वो सीधे जाता है और लंग्स में अटैक करता है और नेजोफेरेंजियल उसमें नहीं अटैक करता है, इसलिए हम लोग को वार्निंग नहीं मिलती और काफ़ी सीरियस हो जाता है। दूसरी तरफ एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ये कह रहा है कि इट इज जस्ट अ वेरिएंट विच कॉज वेरी माइल्ड डिजीज। क्लैरिटी हम लोगों को शायद कुछ दिनों में हो जाएगी, 1-2 दिन जब इसके बाद ये, बट जो मानने की बात है और जो जानने की बात है, जो खुशी होने की थोड़ी सी बात है कि इस बार जो है जो गवर्नमेंट्स हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड, उन्होंने इसको काफी सीरियसली लेके अपने जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो पहले से लगा दिए हैं। तो मे बी इससे अगर ये बाय चांस खतरनाक वेरिएंट होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट होता है, तो हम लोग इसका रोकथाम शायद समय पे कर पाए। और दूसरी एक अच्छी चीज़ ही डॉक्टर साहब, हम खास तौर पर देख रहे हैं क्योंकि शादियों का सीजन इस वक्त चल रहा है, ना किसी के चेहरे पर मास्क है, भीड़ भाड़ खास तौर पर हम देख रहे हैं, और लोग बिल्कुल ही लापरवाही बरत रहे हैं कि कोरोना हमारे देश से खत्म हो गया है। चलिए इस नए वेरिएंट को छोड़ें तो अभी भी कोरोना के केसेस अपने देश में आ रहे हैं। केरल की क्या कंडीशन है आप जानते हैं, समय समय पर हम अपने दर्शकों को खबरें भी बता रहे हैं। तो ये सोच लेना कि कोरोना हमारे बीच से चला गया है कितना खतरनाक है, क्योंकि दुनिया में कई बीमारी आई है जिसका जिक्र आप और मैं करते रहे हैं कि वो बीमारी रही है, अब तक खत्म नहीं हुई है। तो ये हमें दिमाग में बिठाना होगा अगर अपने परिवार को बचाना है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही 100% की बात कही। इनफैक्ट जो हमारी सेकेंड वेव आई थी वो भी इसी वजह से आई थी क्योंकि हम लोग जो है वी लेट आवर गार्ड डाउन। हम लोग ने ये सोचा था कि अब कोरोना का ये हो गया, हम लोग सबके सब थोड़ा इम्यूनिटी आ गई, थोड़ा जो है वैक्सीनेशन हो गया। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पेशली ये जो वक्त है अगर आप देखें तो हर बार कोरोना का हम लोगों का प्रकोप उसी वक्त होता है जिस वक्त मास गैदरिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे रिलीजियस फेस्टिवल्स के अराउंड, या जैसे अभी शादी का टाइम है। और ये तो ये चीज़ नहीं है कि हम लोग शादी ना सेलिब्रेट करें या अपने फेस्टिवल्स ना सेलिब्रेट करें, सिर्फ कुछ समय के लिए अगर हम लोग अपने तौर तरीके बदल लें, जैसे कि मास्किंग, 2 गज की दूरी। आज की तारीख में भी मैं सबसे बड़े दुख की बात है, मैं अभी रोड्स पे देखता हूँ लोग अभी भी थूकते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट। तीसरी चीज, जैसे थोड़ी सी हम लोग बेवकूफियां ऐसे करते हैं, आप अगर मेरे को काफी एयर ट्रैवल करने का चांस इस वक्त मौका पड़ा था, तो एयरपोर्ट्स तो हमारे ओवर क्राउडेड हैं, जहाँ पे कोई हम लोग ना 2 गज की दूरी रख रहे हैं ना ये रख रहे हैं, पर वहीं पे प्लेन के अंदर जैसे ही बैठते हैं तो वहां पे एक्सेसिव सतर्कता हो जाती है, जिससे आपको आदमी को गुस्सा भी आता है और रिएक्शन भी होता है। बट वो लड़कियां बहुत सही काम कर रही होती हैं, जो केबिन अटेंडेंट होते हैं वो सही काम कर रहे होते हैं। सिर्फ यही चीज है कि यही चीज अगर एक्सटेंड एयरपोर्ट भी हो जाए, जहाँ पे आप किसी भी वक्त चले जाइए, दिल्ली एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, बैंगलोर एयरपोर्ट, एक्सेसिव भीड़ वाला वो है। मतलब इन्हीं चीजों को अगर हम लोग थोड़ा डिस्टेंसिंग कर लें तो शायद हमारा स्प्रेड कम हो जाए। ठीक है, लेकिन सर इस बात को भी दरअसल समझाइएगा, क्योंकि हम देखते हैं जो हमारा माहौल खास तौर पर होता है कि अगर हमारे अंदर डर है तो वो चीज़ हम नहीं करते। हालांकि समय समय पर हम कहते हैं कि हम आपको पैनिक नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं चीज़ों को, लेकिन वो माहौल क्या खास तौर पर बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे देश के लोग करते हैं खास तौर पर लापरवाहियाँ करते हैं, उसका अंजाम उन्हें अपने परिवार को खोकर भुगतना पड़ता है। तो क्या अपने अंदर अभी से ये बिठा लें कि हाँ जो ये नया वेरिएंट है वो भारत के अंदर भी आ सकता है, इसलिए लापरवाही हमें नहीं बरतनी है, क्योंकि अफ्रीका देश में हमने देखा है, हाँ हम जरूर कदम उठा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की तरफ से कदम उठाया ही जा रहा है तो ये वेरिएंट अपने देश के अंदर नहीं आएगा। देखिए, हम कितने भी कदम उठाएं, अगर हम लोग एक दूसरे को ट्रांसमिट करने की उसमें है, सिचुएशन में है, तो कितने भी कदम उठाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग डर अपने अंदर करें, और मे बी जो पब्लिक हेल्थ की तरफ ध्यान है हमारा वो होना चाहिए। और ये तो अब तो सरकार ने बता दिया, प्रोफेशनल्स ने बता दिया, इस बार तो मैं देख रहा हूँ कहाँ पॉलिटिक्स भी नहीं हो रही है उस चीज पे जी। तो ये चीजें तो हमें अपने अंदर लेके आनी है। ये जागरूकता अगर आ गई तो हम लोग भी विल बी एबल टू डील विद दिस प्रॉब्लम फार बेटर। इतने लोगों ने पिछली बार जान खोई है, नियरली हर परिवार या हम सब के सब कोई ना कोई जानते ही हैं जो इतने बुरी तरह संक्रमित थे कि या तो उनको हॉस्पिटल होना पड़ा, या हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, इंटेंसिव केयर में रहना पड़ा, या वो वापस घर ही नहीं आए।
ठीक है सलील साहब, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, सवाल या यूं कहूंगा कि रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, मास्क के बारे में जरा लोगों को बता जाइए, क्योंकि मास्क अब किसी के चेहरे पे भी नहीं है। खासतौर पर हम देखते थे जो जुर्माना लगाया जाता था तभी लोग मास्क पहनते थे, लेकिन अब खासतौर पर बाजार हो, शादी अटेंड अगर कोई करने जा रहा है, कोई भी सेरेमनी हो, मास्क पहन ही नहीं रहे हैं। पहले हमने देखा था कि कोरोना की लहर आई थी तो अपने ड्रेस के मैचिंग ही मैच लोग पहनते थे शौक में, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और शायद इस चीज़ को हमें वापस एक पब्लिक हेल्थ की इशू की तरह लेके आना पड़ेगा। शायद हम उसको ग्लैमराइज करें, जैसे आपने बताया लोग लेडीज साड़ियों के मैचिंग करते थे, लोग कुर्ते पजामे के साथ मैचिंग करके करते थे। शायद इसी चीज़ से ऊपर मास्किंग हम अभी हम लोगों को छोड़ नहीं सकते किसी भी तरीके से। यही शायद हम लोगों के पास एकमात्र उपाय है आज की तारीख में इससे बचने का। अब पहले के मुकाबले वो N95 भी इतना जरूरी चाहे नहीं रह गया हो, जो नॉर्मल मास्किंग है या कपड़े के मास्क पहनना भी, उससे भी काफी हद तक फर्क पड़ जा रहा है, क्योंकि नियरली 1 अरब 20 करोड़ लोगों की वैक्सीन लग चुकी है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ी नेचुरल इम्यूनिटी। तो अगर ये चीज हो तो वायरस लोड जब तक बहुत एक्सेसिव नहीं होगा तब तक शायद हम लोग बीमार ना पड़े, और वो वायरस लोड हम लोग सिर्फ मास्किंग और 2 गज की दूरी से ही रख सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, गुलिस्तान न्यूज पर आने के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, अपने दर्शकों को बताते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात सरहद के उस पार की भी फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि चीन लगातार चालाकी कर रहा था, लेकिन भारत की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और भारत को इजरायली हेरोन ड्रोन मिले हैं, और इसकी जो तैनाती है वो लद्दाख में की गई है, खासतौर पर क्योंकि हेरोन ड्रोन को अब तैनात कर दिया गया है। भारत सतर्क हो गया है, क्योंकि चीन की चालाकी हम समय समय पर देखते रहे हैं और भारतीय सेना लगातार खुद को मजबूत कर रही है। लद्दाख में चीन की हरकतों को कंट्रोल करने की लगातार तैयारी हो रही है और इसलिए इसकी तैनाती कर दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको उस वक्त ही बता रहे हैं। कुछ देर में हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार होंगे, क्योंकि जो ड्रोन वाली साजिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी, चीन की तरफ से हो रही थी, उसको खास तौर पर नाकाम करने की कोशिश हो रही है। संजीव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, समय समय पर आते रहे हैं। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय निकालने के लिए। संजीव जी, क्या खास तौर पर आप पाएंगे, क्योंकि जो ड्रोन की बात हम कर रहे थे, इजराइल के अंदर खास तौर पर ड्रोन को बनाया जाता है, सबसे ड्रोन इजराइल के ही कहे जाते हैं। अब लद्दाख बॉर्डर पर भी उसकी तैनाती हो रही है और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि इस ड्रोन की तैनाती LOC पर भी होगी और भारत पूरी तरीके से तैयार होगा और भी इजरायली ड्रोन मंगाए जा रहे हैं। कितना फायदा भारत को? जी देखिए हर्ष जी, ये जो ड्रोन्स का अब निर्णय लिया गया है कि इसे ईस्टर्न लद्दाख में तैनात किया जाएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण निर्णय है। और ये जो इजरायली एयरस्पेस इंडस्ट्रीज के माध्यम से बनाया गया जो ड्रोन है, ये हाईली कैपेबल है किसी भी तरीके के रिकॉनेसांस सर्विलांस ऑपरेशन को करने में। और ये जो इस ड्रोन्स के माध्यम से LAC पर चाइना की जो भी गतिविधियां हैं उस पर हम बारीकी से नजर रख सकते हैं। और ये जो ड्रोन है, ये अपनी महारत इजराइल के एयरस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा जो बनाया गया है वो साबित कर चुका है। और जैसा कि आपने बताया कि ये चाहे वो चाइना का फ्रंट हो, चाहे वो पाकिस्तान का फ्रंट हो, हर जगह ये बहुत ही कारगर साबित होगा। आतंकवाद के विरुद्ध भी ये जो है बेहद सक्रियता के साथ अपना कार्य करेगा। लेकिन जो वर्तमान समय में जो चाइना का जो चैलेंज है उसको ध्यान में रखते हुए इसकी रेंज जो है 350 किलोमीटर तक की है और ये मीडियम अल्टीट्यूड हाई एंड्योरेंस कैपेबिलिटी रखता है और ये 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक 52 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। तो ये जो सारी इसकी कैपेबिलिटीज हैं वो इसकी महारत को दर्शाती हैं। और चाइना जैसे विस्तारवादी राष्ट्र के ऊपर और पाकिस्तान जैसे आतंकपरस्त राष्ट्र के ऊपर लगाम लगाने में उसकी साजिशों से भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में निसंदेह ये हेरोन ड्रोन बहुत ही अधिक कारगर साबित होंगे। दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये जो हेरोन ड्रोन है जो इजराइल से भारत ने लिया है, इसके माध्यम से भारत और इजराइल की जो रक्षा के संबंध है, जो भारत और इजराइल की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी गहरी होगी। इजराइल भारत का एक टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर रहा है और हेरोन ड्रोन के ये इस तरीके के इजराइल के द्वारा भारत को दिए जाने से भारत और इजराइल की जो रक्षा के संबंध है वो भी और अधिक गहरे होंगे। और आप जानते हैं कि इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में महारत रखता है और भारत की जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए आज इजराइल बढ़ चढ़ करके भारत का साथ दे रहा है और किसी भी संकटकालीन स्थिति में निसंदेह इजराइल भारत के साथ खड़ा रहेगा। यदि चाइना के साथ कोई तनाव होता है तो इजराइल भारत का साथ दे सकता है।
संजीव जी, लेकिन कितना जरूरी अब ड्रोन हो जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है और हम देख रहे हैं कि सभी अपनी अपनी रणनीति में बदलाव हो रहा है, कर रहे हैं, लेकिन भारत के लिए अब कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ड्रोन वाली साजिश तो हमने पिछले दिनों देखी, चाहे एयरबेस हो, जम्मू एयरबेस हो, या खासतौर पर जब हम जिक्र करते हैं कश्मीर का, तो उसमें भी ड्रोन वाली साजिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही। तो भारत के लिए कितना जरूरी है और ड्रोन को लगाना या अपने देश के अंदर ही ड्रोन को बनाना? देखिए, आज ड्रोन्स की आवश्यकता एक अनिवार्य आवश्यकता है किसी भी आर्मी के लिए, किसी भी सुरक्षा तंत्र के लिए, चाहे वो बड़े ड्रोन्स हो, चाहे वो मीडियम रेंज के ड्रोन्स, मीडियम आकार के ड्रोन हो या छोटे ड्रोन्स भी हो, वो सभी सुरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक हो गए हैं। अभी आपने देखा कि अमेरिका ने पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय में लगातार जो एंटी टेरर ऑपरेशंस किए हैं, उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल अमेरिका ने लगातार किया है। और अल कायदा की लीडरशिप हो या ISIS की लीडरशिप हो, उसको डेसिमेट करने में, उसे डिस्ट्रॉय करने में अमेरिका ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। ड्रोन्स का इस्तेमाल जो हमारे सैनिकों की रक्षा भी करता है, ये कैजुअलिटी फ्री होते हैं और जाहिर है कि इनका जो प्रिसीजन होता है, इनकी द्वारा जो स्ट्राइक्स की जाती हैं वो भी बहुत ही ज्यादा सटीक होती हैं, क्योंकि बहुत इनका अच्छा कैमरा और सर्विलांस और रिकॉनासांस के जो इसके सिस्टम्स हैं वो बेहद एडवांस्ड होते हैं और जाहिर है कि इसमें कैजुअलिटी नहीं होती। ये सारी जो ड्रोन्स की जो खासियत है उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी सेना के लिए वर्तमान समय में मॉडर्न वॉरफेयर के तहत ड्रोन्स का होना अनिवार्य है और ड्रोन्स का इस्तेमाल लगातार सेनाएं कर रही हैं। लेकिन जैसा कि आपने अभी कहा कि पाकिस्तान की तरफ से छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, छोटे ड्रोन्स के माध्यम से हथियारों की सप्लाई भी की जा रही है। जम्मू की एयर बेस पर एक एक्सप्लोजिव भी गिराया गया, साथ ही साथ जो है पैसों वगैरह की सप्लाई भी ड्रोन्स के माध्यम से, छोटे ड्रोन्स के माध्यम से की जा रही है। तो ऐसे में अब भारत का जो सुरक्षा तंत्र है वो छोटे ड्रोन्स को कैसे काउंटर करे, छोटे ड्रोन्स को किस तरीके से जो है हवा में ही मार गिराया जाए, इसके ऊपर भी लगातार तेजी से कार्य हो रहा है। और अभी हाल के समय की जो घटनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए छोटे ड्रोन्स को भी काउंटर करने के लिए भारत नए जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज को एक्वायर कर रहा है। तो ये जो भारत की जो तैयारियां हैं वो ड्रोन्स के कम्बैट रोल को भी ध्यान में रखते हुए हैं और एंटी ड्रोन ऑपरेशंस को भी ध्यान में रखते हुए आज भारत अपने आप को तैयार कर रहा है। और आपने जैसा कि कहा कि ड्रोन्स की जो आवश्यकता है वो एक अनिवार्य आवश्यकता है। सभी सेनाएं, सभी सुरक्षा तंत्र जो प्रमुख राष्ट्रों के हैं वो ड्रोन्स के माध्यम से अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, 5 के पंच में आने के लिए। लगातार हमारे दर्शकों को समझाते हैं आप। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, जाते जाते एक खबर आपको बता देते हैं जो आपसे ही सरोकार रखती है, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज पर 5 के पंच में वो खबर हम आपको जरूर बताते हैं जो सीधे सीधे आपसे सरोकार रखती है। मामला कश्मीर का है और प्रदर्शन की वो तस्वीर दिखाएगा, खासतौर पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये आप तस्वीर देखिएगा। प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमें नियमित कर दीजिए। मामला है SRO 308 को लेकर। खासतौर पर पूरा मामला समझने के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, फटाफट से उनसे बातचीत कर लेते हैं। अमजद खान, अमजद बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में हमें अपना समय देने के लिए। अमजद, मामला क्या है पूरा, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन जारी रखेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, माजरा क्या है अमजद? पिछले कई समय से सीपीडब्ल्यू के ये जो मुलाजिम है इनका प्रोटेस्ट कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। सीपीडब्ल्यू यानी कंटिंजेंट पेड वर्कर्स, जिनकी हम कहें तो एक तरह से उनकी जो हायरिंग हुई थी वो सर्टेन कंडीशंस पर हुई थी और उनका एक डीपीसी फाइल बनाया गया था। जिस तरह से SRO 308 की बात की जा रही है उसके तहत इनकी रेगुलराइजेशन आज से कई साल पहले होनी चाहिए थी। साल 2013 से ये लोग अपने रेगुलराइजेशन के इंतजार में है। जो रेगुलराइजेशन की जो फाइल्स है वो कंसर्न हर डिस्ट्रिक्ट के चीफ एजुकेशन ऑफिसर CEO ऑफिस में पड़ी हुई है, लेकिन ये लोग इंतजार में है कि उन फाइल्स को पास किया जाए और वो किसी तरह से अपनी जो रेगुलर नौकरियां हैं उसमें शामिल हों और एक आम सरकारी मुलाजिम की तरह काम कर सके। ये अकेले ऐसे लोग नहीं हैं जो अपने डीपीसी के पास होने के इंतजार में बैठे हैं, बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आप सीपीडब्ल्यू इन मुलाजिमों की बात करें या आप टीचर्स लेक्चरर्स की बात करें, हर तरफ से यही एक शिकायत आ रही है कि पिछले कई सालों से डीपीसी CEO ऑफिस में पेंडिंग पड़ी हुई है। क्योंकि पहले सेक्रेटेरिएट लेवल पर इस चीज को देखा जाता था, उसके बाद इसको डायरेक्टरेट लेवल पर उतारा गया, फिर उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफिस से भी जो लोकल कंसर्न CEO ऑफिस है वहां पर यह मसला पहुंचाया गया कि आप वहां पर एक तरह की कमिटीज बनाएं, जो डीसीपी कमिटीज बनेंगी, डीसीपी को अप्रूव करेंगी, उन्हें देखेंगी, उन पर किसी तरह की अगर क्वेरी इंक्वायरी करनी है तो वो रेस करेंगे। लेकिन पिछले कई सालों से लगातार
इस प्रोसेस पर एक बड़ा हॉल्ट देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहता ही नहीं कि इन लोगों को रेगुलराइज किया जाए, इन्हें इनका हक दिया जाए। ये लोग पिछले कई समय से प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, जिसमें लेक्चरर्स भी शामिल हैं, टीचर्स भी शामिल हैं और अब ये सीपीडब्ल्यू के वर्कर्स भी शामिल हैं, जो अपना हक लगातार सरकार से मांग रहे हैं। इन्होंने एक अल्टीमेटम आगे की इनकी रणनीति क्या है, खासतौर पर कब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मांगे पूरी हो नहीं रही, काफी दिनों से प्रदर्शन हो रहा है, प्रशासन के कान में जू रेंग नहीं रही, तो आगे की क्या रणनीति है, आगे किस लेवल पर ये प्रोटेस्ट करेंगे और किस लेवल पर अपनी बात को रखेंगे ताकि मांगों को पूरी किया जा सके? हर्ष, इन्होंने आज एक बड़ा अल्टीमेटम सीधे सीधे सरकार को दे दिया है। कहा है कि आने वाले 10 दिनों में अगर इनका ये मामला हल नहीं होता तो जो कंसर्न सीईओ ऑफिसर्स है उसके दरवाजे पर शायद ताला भी लग सकता है। और ये वही एम्प्लॉयज हैं जो इन तमाम डिपार्टमेंट्स को चलाते हैं, और अगर ये एम्प्लॉयज की ये मांग पूरी नहीं हुई तो इन्होंने आज ओपन धमकी दे दी है डिपार्टमेंट्स को कि 10 दिन के बाद एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। हर डिस्ट्रिक्ट सीईओ ऑफिस के अंदर जहां पे किसी तरह की कोई फाइल पेंडिंग है उसके दरवाजे पर ये लोग ताला लगाएंगे और किसी भी तरह की फंक्शनिंग सीईओ ऑफिस की भी होने नहीं देंगे, क्योंकि पिछले कई समय से इनका इल्जाम है कि लगातार की जाए, अपनी फाइल्स को पास कराया जाए, लेकिन किसी भी तरह का इंटरेस्ट शायद डिस्ट्रिक्ट सीईओ ऑफिसर्स, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को इस चीज की पड़ी ही नहीं कि उन्हें अपनी फंक्शनैलिटी को एक तरह से कहे तो नॉर्मल स्मूथली चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए इन लोग का ये कहना है कि हम लोग अब ताला लगाने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि हमारे न्यूज के माध्यम से प्रशासन की नजर इन पर पड़ सके, उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन सोशल मीडिया पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन 5 बजे ठीक कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे 5 बड़ी खबरों के साथ, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में खासतौर पर क्या चल रहा है, देश विदेश